हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों का एनडीए 2022 का बेहतरीन तरीके से हुआ होगा। जैसा कि बच्चों हमने बात की थी कि हम एनडीए के पेपर के बाद जरूर डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन। अगर बच्चों आप लोगों के आंसर बहुत सही गए हैं और आपको लगता है कि आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे यहाँ 18 अप्रैल से एसएसबी के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं डिटेल सॉल्यूशन। वन बाय वन क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एनडीए में कैसे प्रीवियस से आने वाले पेपर में किस तरीके से बदलाव किया गया है। यह रहा पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए पूछा गया था। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ बायोन्सी। देखो बच्चा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर किया होगा नवंबर का, सेम क्वेश्चन पूछा गया। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन की थ्योरी बदल के दी जाती है। यहां पे बायोन्सी से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हेन दे आर इमर्ज इन अ फ्लूइड बायोन्सीज। कुल मिला के बात की जा रही है बायोन्सी फोर्स की कि बायोन्सी फोर्स किस प्रकार का फोर्स है। हमने देखा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्ज होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्ज होगा बच्चा, तो लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है बायोंट फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये नवंबर 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पे दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पिछली बार बच्चा राइट हैंड पाम रूल आया था, इस बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पूछा गया आपसे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट के रिगार्डिंग किया गया है, जहां पे आप अपने राइट हैंड को लेंगे और अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखेंगे। फिर आपसे बोला गया है कि फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो फोर फिंगर है, अगर ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और थंब शो दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और आपका जो ये थंब है ये कंडक्टर के मोशन को इंडिकेट कर रहा है, तो बच्चा ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन शो करेगी इंड्यूस्ड करंट की। कई बच्चों ने करंट किया होगा, गलत हो जाएगा। फिर से देखिए, एग्जामिनर ने जानबूझ के दोनों ऑप्शन रखे हैं ताकि आप गलती करने के चांसेस बढ़ा सकें। ध्यान रखेंगे बच्चा, यहां पे राइट हैंड जो फ्लेमिंग रूल है ये लगेगा इंड्यूस्ड करंट के लिए, तो जो मिडिल फिंगर है बेटा ये इंडिकेट करेगी इंड्यूस्ड करंट को, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, टू रजिस्टर्स R1 और R2। फिर से यहां पे यूपीएससी हर बार इलेक्ट्रिसिटी से, रजिस्टर से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। बोला गया कि दो रजिस्टर हैं R1 एंड R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को किस कॉम्बिनेशन में रखा गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा वो इस तरह से आपका ऐड ऑन हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। फिर से बोला, इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अगर बेटा मटेरियल सेम है इसका मतलब रेसिस्टिविटी सेम है, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन। थिकनेस भी अगर सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1। कुल मिला के ये बोला गया है कि जो R2 रजिस्टर है उसकी लेंथ R1 से दुगनी है। फिर आपसे बोला गया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा R बराबर होता है बेटा रो एल अपॉन ए, है ना। R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर पहला रजिस्टर है तो हम लिख सकते हैं R1 बराबर रो एल अपॉन ए। लेट से अगर हम लिखना चाहें R2 तो R2 के लिए उसने क्या बोला, मटेरियल सेम है तो रो सेम हो जाएगा, बट लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी और एरिया फिर से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं R2 को बच्चा हम लिख सकते हैं 2R1, है ना, क्योंकि इतना इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना इतना आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1। यानी कि जो रजिस्टर है पहले का वो क्या है, दुगना है। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/2R1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अगर आप 1/R1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1/1/2। कुल मिला के बच्चा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पहुंचेंगे 3R बराबर 2R1। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ी सी समझे, यहाँ पे मटेरियल अगर थिकनेस सेम है इसका मतलब आपका रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कनकेव लेंस। यहां पे ऑप्टिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बारे में, कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया है। फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, आपका कितना दे रखा,
10 सेंटीमीटर दे रखा है, व्हेन एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी कि v का वैल्यू आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर, आपसे निकालने को बोला गया मैग्निफिकेशन। ठीक है सर, तो लेंस के लिए आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होगा, m बराबर क्या होता है, v अपॉन u होता है, m बराबर v अपॉन u होता है। ध्यान रखेंगे v होगी आपकी इमेज डिस्टेंस और u हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? लेकिन सर हमारे पास v है लेकिन u नहीं है, तो हम लेंस फॉर्मूले से जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब देखेंगे बच्चा ध्यान से, यहां पे आपको कनकेव लेंस पूछा है जिसकी फोकल लेंथ होती है निगेटिव में, तो हमको लिखना पड़ेगा -1/10। फिर से आप देखेंगे कनकेव लेंस के केस में इमेज उसी तरफ बनती है जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पे v भी क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, और v की वैल्यू दे रखी है 5 और -1/u। अब आप यहां से u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/10। क्लियर है? 1/5 माइनस 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपने लिया यहाँ पे एलसीएम, ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1/10 बराबर -1/u, इसका मतलब u बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट में रख दीजिए, v का वैल्यू कितना है 5 और u का वैल्यू कितना है 10, यानी कि 0.5 आ जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखें, अगर किसी को साइन कन्वेंशन नहीं आता तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्टिक्स से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार जो फिजिक्स का लेवल था थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम था, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा काफी अच्छा पूछा गया, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए आप, और वुडन बॉक्स ऑफ मास, एक वुडन बॉक्स है बच्चा जिसका मास आपको दे रखा है, ये कोई वुडन बॉक्स है जिसका मास आपको दे रखा है 2 kg, यानी कि मास की वैल्यू आपको 2 kg दे दी गई है। डायमेंशन आपको दे दिए गए हैं कितना, 30 × 15 × 10 सेंटीमीटर, ये आपको डायमेंशन दे दिया गया है। इज प्लेस ऑन अ टेबल विद साइड, यानी कि टेबल के ऊपर जो साइड है उसका जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है 30 × 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? 30 × 10 सेंटीमीटर। कुल मिला के बच्चा आपको ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्ट ऑन द टेबल, यानी कि प्रेशर आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सर यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स बेटा वही होगा जो आपका क्या होगा, बॉक्स का वेट होगा, है ना, बॉक्स का वेट होगा। तो वेट बराबर क्या होता है सर, mg होता है, और mg अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे मास आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। वेरी गुड, तो आप रख देंगे m के जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, और g आपको ले लीजिए अप्रोक्सीमेट 10 ले लीजिए। क्लियर? और एरिया आपसे पूछा गया 30 × 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले आप चेक करेंगे कि आपको आंसर किस यूनिट में निकालना है, तो आप देखेंगे आंसर यहाँ पे बेटा SI में बात की गई है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कई बच्चे कह रहे हैं, सोच रहे होंगे सर यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं आया है। बच्चा यूनिट से तो क्वेश्चन आया है, आपको हर बार यूनिट चेंज करनी है। इनडायरेक्टली उसने यूनिट चेंज करने की बात की है। तो आप देखेंगे बेटा 30, और इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, फिर से हो जाएगा 10, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2। अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, अगर बच्चा आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 666.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से ध्यान रखेंगे, आपसे केवल यूनिट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जिस बच्चे ने यूनिट चेंज नहीं किया होगा उसका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेड अप ऑफ कंडक्टिंग रबर। ये बोला गया बेटा जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो कंडक्टिंग क्यों बनाए जाते हैं। देखिए क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तो ड्यू टू हैवी वेट की वजह से और हाई वेलोसिटी की वजह से टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, और विंड वेलोसिटी की वजह से भी फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब जब फ्रिक्शन जनरेट होगा बेटा तो ढेर सारा डिस्चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी आप किसी तरीके से ग्राउंड में अक्युमुलेट करा दें तो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं वो आपके खराब नहीं होंगे। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा। लिखा सो दैट द चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाय रबिंग द एयर कैन इजिली बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड ऑन लैंडिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा लिखा सो दैट द चार्ज एक्युमुलेटेड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट
इन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट कैन इजिली बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड ऑन लैंडिंग। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एकदम से डिटेल हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि ये वाला सही है या नहीं है, लेकिन बच्चा इससे रिलेटेड आपको कंडक्टिंग रबर नहीं बनाया जाता है। बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। तो यहां पे आंसर नंबर ए को आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ अ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आपसे क्या पूछा गया बच्चा, आपसे पूछा गया मास की बात की गई, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी डेल्टा टी। इतनी बात आपको आनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर क्या होगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जहां पे C होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी होगा बच्चा चेंज इन टेम्परेचर, और Q होगा जो उसको हीट दी गई है। तो हीट कितनी दी गई है, देखेंगे आप 20 किलो जूल दी गई। फिर से देखो आप, यूनिट से क्वेश्चन आया है, 20 किलो जूल दी गई, इसको मतलब जूल में कन्वर्ट करेंगे किलो को तो हो जाएगा 10 की पावर 3। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, सी आपको दे रखा है, सी आप देखेंगे कितना दे रखा, 400 जूल पर केजी। ये बिल्कुल सही यूनिट है, एसआई में बात की गई तो हम एज इट इज 400 पुट कर देंगे। और चेंज इन टेम्परेचर आपका हो जाएगा 15 से कितना है 25, इट मींस आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ये आपका अगर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 kg आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार, पिछली बार हीट एंड टेम्परेचर से नहीं पूछा गया था, लेकिन उसने इस बार हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ वेपोराइजेशन। फिर से हीट एंड टेम्परेचर से बात की गई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले बच्चा, जब भी लेटेंट हीट की बात आएगी, इसका मतलब सर चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 0, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है, इसका मतलब तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो आप देखिए जहां जहां पे टेम्परेचर चेंज है, वो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे वेपर टू लिक्विड विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके बचते हैं 2 क्वेश्चन, क्या है, लेटेंट टू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा लिखा वेपर टू लिक्विड। तो सबसे पहले आप ये जानना जरूरी है वेपोराइजेशन क्या है। वेपोराइजेशन है बेटा, जब आप किसी लिक्विड को गैसेस या उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय जो हीट दी जाएगी उसी को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोपोरेशन फ्रॉम द सरफेस फॉर अ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली। जो बोला गया कि जो एवोपोरेशन है, अगर किसी सरफेस से बहुत तेजी से कराना है तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, जैसे आपको कोई चीज गरम गरम खाना है, अगर आप उसे जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एक बड़ी सी थाली में आप खाना ले लो, उसको दूर दूर फैला दो, तो आपका खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप किसी चीज को एवोपोरेट कराना चाहते हैं तो 2 कारण है, एक तो सर आप टेम्परेचर क्या करेंगे, ज्यादा, है ना, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बॉडी जल्दी हीट करेगा, वहां से आपका पानी जल्दी बाहर निकलेगा। दूसरा सरफेस एरिया आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो दोनों ऑप्शन ये पहले में मिल रहे हैं, टेम्परेचर इज हाई एंड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज, तो आपका एवोपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, फिर से बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके थ्योरी एग्जाम में या रिटर्न एग्जाम में आपका नंबर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आप जरूर हमारे एसएसबी बैच जो कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स। देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा, थोड़ा सा छोटी सी बात पूछी गई, पॉजिटिव फोर्स। तो कोई बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आ जाए, है ना। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अगर दोनों चार्ज आप क्या रख दो, पॉजिटिव रख दो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो लिख लीजिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। आर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, के ऑलवेज पॉजिटिव, डिपेंड्स करेगा चार्ज पे। तो अगर दोनों चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है सर, पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा लिखा बोथ चार्ज आर नेगेटिव, बिल्कुल सही है। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। बट जो तीसरा ऑप्शन है, बोथ द चार्ज आर अपोजिट चार्ज, अगर दोनों बेटा अपोजिट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ सर कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। हम देखेंगे हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी में, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू द 5 इक्वल वायर। फिर से रेजिस्टेंस से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। देख, एक वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस क्या था, 50 ओम था, 5 बराबर इक्वल पार्ट में काट दिया गया है, यानी कि हर एक भाग का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। These वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन्हीं वायर को क्या किया गया बेटा, कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म में किया गया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी पैरेलल में होगा तो कैसे ऐड किए जाएंगे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो ये सबका क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/r बराबर 5/10। तो r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर नंबर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो बोला गया इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। हमने बोला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना। और देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से कैसे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे कुछ इस प्रकार से। दूसरा पूछा गया कि एंगल कैसा होगा, तो सरफेस से बेटा कितने एंगल पे होगी, राइट एंगल पे होगी, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये सबका कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ट्ज। देखो कितना आसानी से पूछा गया कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है, कोई एसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 3 हर्ट्ज दे रखी है। 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ बच्चा, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t, है ना। इतनी साइकिल जो पर सेकंड करेगा, तो कितनी दे रखी है सर, 3 हर्ट्ज दे रखी है। इसका मतलब हुआ 3 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 3 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब हुआ 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। फिर से देखो रेजिस्टेंस से तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्वेश्चन, रेसिस्टिविटी की बात की गई। तो बेटा हमने आपको ट्रिक बताई थी, रो बराबर, बिल्कुल सही सुना आपने, रामलाल, रो बराबर रामलाल, है ना। सर आर क्या है, आर होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा ओम, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा मीटर, तो 1 मीटर से बेटा 1 मीटर कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अब देखो एग्जाम ने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक सीजीएस यूनिट भी इंट्रोड्यूस किया है, ओम सेंटीमीटर, ये भी सही है, लेकिन हमसे बात की गई है ऐसा यूनिट की, तो हम जाएंगे डी की तरफ। ओम मीटर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए इलेक्ट्रिसिटी से बेटा 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस बार इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। देखो फिर से इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वॉट, यानी कि आपको पावर दे रखा है 60 वॉट और आपको वोल्टेज दे रखी है बच्चा 240 वोल्ट। क्या पूछा सर, पूछा गया है करंट, तो हम जानते हैं P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI होता है। जिस बच्चे को याद नहीं होता तो हमने बोला था आप ऐसे याद करो VIP, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं VIP। तो P बराबर क्या हो जाएगा VI, तो आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना, I निकालना, P का वैल्यू है 60 और V का वैल्यू हो जाएगा 240। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.25 एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी से इस बार 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिखा द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। जिस बच्चों ने बेटा हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर सही किया होगा, क्योंकि हमने बोला था जब बायो सेवर्ट की बात करेगा, नॉर्मल बायो सेवर्ट की बात करेगा, तो डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्स स्क्वायर होगा। लेकिन हमने बार बार फोकस करके बोला था कि जब स्ट्रेट वायर की बात करेगा तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, r की पावर 1 के होगा। तो यहां पे आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन लिखा है इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, है ना। कोई अगर स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली रिलेशन रखेगा डिस्टेंस के साथ। लेकिन नॉर्मल जो बायो सेवर्ट लॉ है बेटा वो क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, स्ट्रेट वायर के लिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर से यूपीएससी सदाबहार, कई बार अगर एक साल ना है तो डेफिनेटली अगले साल जरूर पूछा जाएगा। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, G
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहां से आपसे पूछा गया g का, तो g का आप देख लेंगे क्या हो जाएगा, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, f का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, ml t की पावर -2 और r स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चा l का स्क्वायर। नीचे है बेटा m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर। अब आप देखेंगे m जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो अगर आपको आगे सॉल्व करना भी नहीं आ रहा तो केवल आप m की पावर चेक कर लीजिए। m की पावर चेक करना मतलब -1 कहाँ पे, बी ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन में और कई ऑप्शन में भी -1 नहीं है, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस बार डायमेंशन पूछा, क्या पता अगली बार आपका इससे क्या पूछ ले, यूनिट पूछ लिया जाएगा, तो यूनिट फिर से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा केजी का स्क्वायर। ठीक है, इस बार डायमेंशन पूछा, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लेगा इसका यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो फिर से आपसे मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, काइनेमेटिक्स से। कोई बॉल है बेटा जो ग्राउंड से कहां फेंकी गई, लेट से ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो आपसे बोला गया ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो हमने टाइम ऑफ एसेंट की बात की थी, टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या होता है, u बाई जी होता है। टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या हो जाएगा, u बाई जी। अगर यही बात बोलता कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है, तो आपको फॉर्मूला सेम रखना है, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। कब सर, जब आपका एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो u आपको दे रखा है 40, अगर आप g का वैल्यू लगभग 10 रख लो तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चा 4 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए पिछली बार भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सर वो पूछा गया था हाइट के लिए। किसके लिए पूछा गया था, हाइट के लिए पूछा गया था, और आपको u निकालना था। लेकिन इस बार आपको बहुत आसान दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको g का वैल्यू पता है, केवल आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा था टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम। तो जिस बच्चे को बहुत आसान क्वेश्चन है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो अगर आप देखेंगे एल की वैल्यू आपको 1 मीटर दे दी गई है, और जी का वैल्यू अगर आप अप्रॉक्स 10 रखते हैं, जी का वैल्यू कितना रखते हैं, अप्रॉक्स 10 रखते हैं, तो 10 का रूट बाहर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग अपॉन में 3 पॉइंट समथिंग, तो आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। देखो अगर आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो गलत है, आपको केवल क्या करना है, कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर, आप सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी पेंडुलम की लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। फिर से देखिए पिछली बार भी यही क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्टिक्स से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, बिल्कुल सही। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दो कारण से हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी होता है, और ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, क्योंकि स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम को वो पास करके आते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा अ मास ऑफ एम इज ड्रैग्ड। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन घुमा के पूछा गया है। कोई मास है बाई अ पुली से ड्रैग किया जाता है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फोर्स एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जहां पे फोर्स एंटी पैरेलल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने आपको वेक्टर में पढ़ा रखा है, एंटी पैरेलल का मतलब हुआ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और थीटा के फॉर्म में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जब भी आपका थीटा 180 होगा तो कॉस की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन आपका सही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से काम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चा, नॉर्मल सी बात है, एनएलएम से पूछा गया है, फोर्स बराबर एमए, फोर्स बराबर एमए। आपको 5 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, आपसे पूछा गया है 10 kg मास दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 5/10 विच इज 1/2। अब आप देखिए 1/2 का मतलब हो 0.5। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में 0.5 यहाँ देखो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे रखा है, सीजीएस में भी दे रखा है, लेकिन हमें किस में बात करनी, क्योंकि न्यूटन भी क्या है एसआई में, केजी भी क्या है एसआई में, तो हमें आंसर भी एसआई में क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 52 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। बोला गया कि कोई बॉय है जिसका मास कितना है बच्चा, 52 kg है, और ये जिस वेलोसिटी से जंप करता है वो है 2 मीटर
पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट ऑफ मास 3 kg। स्टेशनरी मास का मतलब हुआ बेटा कोई आपका ऐसा इस प्रकार से ठेला है, इसको आप लेट सपोज कर सकते हैं जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास कितना है 3 kg है, मास हो जाएगा 3 kg। द कार्ट इज फिक्स्ड विद फ्रिक्शनलेस व्हील, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस जानबूझ के बोला गया ताकि आप वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ द कार्ट, बोला गया कार्ट की स्पीड क्या होगी। देखो अब जब बॉय इस पे जंप करेगा तो बॉय भी इसी पे रहेगा, कुल मिला के दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी सेम। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब बेटा आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है m1v1 बराबर m2v2। m1 क्या होगा, m1 होगा बॉय का मास कितना दे रखा 52, वेलोसिटी कितनी है 2। m2 फिर से बहुत समझदारी की बात करेंगे, m2 का मतलब अब देखो कार्ट भी है और उसके ऊपर बॉय भी है, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो बॉय का मास कितना 52 kg और कार्ट का मास कितना 3 kg, तो 52 + 3 कितना हो जाएगा 55। हमें निकालना है v2, अगर आप यहां से v2 निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा 52 × 2 अपॉन में 55, यह आपका हो जाएगा v2। और आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देन यू विल गेट 1.89 मीटर पर सेकेंड। लाइन पकड़नी क्या थी, फ्रिक्शनलेस व्हील, फ्रिक्शनलेस व्हील यानी कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है। तो आपका इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो लीनियर मोमेंटम से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। द एनर्जी possessed बाई अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, हमने बोला था जब भी कोई बॉडी अपनी एनर्जी गेन करती है किसकी वजह से, पोजिशन की वजह से। क्या मतलब हुआ सर, लेट्स से अगर आप ग्राउंड पे हैं तो इस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, अगर आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं तो उस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो ये क्या है, पोजीशन की चेंज हुई, आप पहले ग्राउंड पे थे, अपनी पोजीशन चेंज करके कहां चले गए, टॉप बिल्डिंग पे चले गए। तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी आएगी ड्यू टू पोजीशन या शेप की वजह से, उसे बोला जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ सर, जब आप वेलोसिटी में होंगे, जब आपके पास स्पीड होगी, उस समय जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अ साउंड वेव, देखो साउंड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1 किलोमीटर, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 किलोहर्ट्ज, यानी कि इसका मतलब हुआ 10⁻³ हर्ट्ज। कौन कहता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन नहीं है। देखो तीसरे बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पे फिर से यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। 1 किलोहर्ट्ज का मतलब है 10⁻³ हर्ट्ज। और वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, फिर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻²। देखो बच्चा 2 बार इस्तेमाल हो गया यूनिट, ठीक है। आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, बोला इसे 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना टाइम, इसका मतलब हम लिख सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, कुल मिला के आपको डिस्टेंस दे रखे बच्चा 1 किलोमीटर। अगर हमारे पास कहीं से स्पीड आ जाए साउंड वेव की तो हमारा काम बन जाएगा। फोकस करते हैं कैसे निकलेगी। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, तो डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे v बराबर होता है f लैम्डा। ये रिलेशन बच्चा पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का जो नाता है आपस में वो है v बराबर f लैम्डा। f कितना दे रखा है सर, f दे रखा है 10⁻³ और लैम्डा की वैल्यू है 50 × 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कर सकते हैं 50 × 10, तो कितना हो जाएगा 50 × 10 का मतलब कितना हो जाएगा, चेक करें जरा आप लोग। 50 × 10 का मतलब हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी कि स्पीड आपको दे रखी 500 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना टाइम, डिस्टेंस कितना दे रखा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चा 1000 मीटर। बिल्कुल सही सोचा आपने, 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 500। तो इसको देखेंगे आप कितने बार जा रहा है सर, 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो फिर से उसने 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप थे। सबसे पहले क्या निकालना, ये पता होना चाहिए v बराबर f लैम्डा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे स्पीड, स्पीड को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ये रहा आपका साउंड एंड वेव से क्वेश्चन। बच्चा अगर आपको लगता है कि रिटर्न में आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे यहाँ फिर से 18 अप्रैल से एसएसबी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपको अपने प्रोग्रेस में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन जो कि एनडीए में पूछे गए थे।
आने वाले समय में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए आप पैटर्न किस तरीके से है, प्रीवियस ईयर से कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या थे, प्रीवियस ईयर के भी थे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थोड़ा हट के भी थे। तो ये रहा एनडीए का 2022 का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।